हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोप 16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 के बारे में, जो कि कोलंबिया में हुई है, काली में। और ये जो कोप हुआ है ना, वो बायोडाइवर्सिटी को लेके हुआ है। देखिए, जब हम लोग कोप की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, तो दो तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट चेंज को लेके, और दूसरी होती है बायोडाइवर्सिटी को लेके। तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी वाली कोप के बारे में बात करने वाले हैं। बात करूंगा मैं इसकी हिस्ट्री, कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद कैसे ये जो है बायोडाइवर्सिटी का जो कोप है वो आगे बढ़ा, इंडिया का इसमें क्या रोल रहा। इंदिरा गांधी जी की भी यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो इससे जुड़ी हुई है। कैसे आज के समय में जब हम लोग फाइनेंसिंग की बात करते हैं, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री को जो पैसा आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। कोप 16 के बारे में मेजरली मैं बात करने वाला हूँ, जो कि इस साल हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोप 15 हुआ था पिछली बार, यानी कि जो 2022 के अंदर, कमिंग जो चाइना में है और मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, वहां पे हुआ था, वो एक बहुत लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मानी जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा पॉडकास्ट वाले तरीके का रहने वाला है, तो काफ़ी इनफॉर्मल डिस्कशन में करने वाला हूँ। बीच बीच में कुछ अपना ओपिनियन भी मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा, और उसकी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, बट हाँ, टॉपिक बड़ा रेलेवेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और इस फॉर्मेट को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो कम समय में बेसिकली मैं ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो दैट इज एक्चुअली माय ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। और ये थोड़ा सा बिकॉज पॉडकास्ट वाला फॉर्मेट है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। और आई होप कि ये वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो आप तक पहुंच रही है, अगर आप इसको देख रहे हो, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि फ्यूचर में हम लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें। डेफिनेटली वो डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में क्या आपको अच्छी बात लगी, क्या आपको बुरी बात लगी, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त कोप 16 की। और हाँ, आई प्रोमिस टू यू के फ्यूचर में और वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग लेके आते रहेंगे। और हो सकता है उनमें से सब टॉपिक यूपीएससी के लिए रेलेवेंट ना हो, लेकिन इन जनरल जो सोशल इश्यूज हैं, उनके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। तो दोस्तों, इस बार का जो कोप 16 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, वो हुआ है काली में, कोलंबिया में। और देखिए, किसी भी चीज़ को अगर प्रेजेंट में समझना है ना, तो उसकी हिस्ट्री में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अचानक से वर्ल्ड में बहुत ग्रोथ होने लग गया। आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, जीडीपी ग्रोथ होने लगी। कॉलोनाइजेशन उसका ही एक मैनिफेस्टेशन भी था बेसिकली। यूरोपियन कंट्रीज नई नई मार्केट ढूंढ रही थी अपने लिए, रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेके आए वो सब ढूंढ रही थी, जिनको कॉलोनीज के अंदर मिला। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो 1750 और स्पेशली आफ्टर 1850 के बाद दुनिया भर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कॉलोनाइजेशन ये बढ़ा, तो नेचर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से तहस नहस होने लग गया। बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया। लेकिन उस समय में ना, इन चीज़ों के बारे में कोई परवाह नहीं करता था। यूरोपियंस जो थे, जो कि कॉलोनाइजर्स थे बेसिकली, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अफ्रीका में, साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर कितना जंगल हम लोग काट रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, कितने सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दे ओनली यूज टू थिंक अबाउट देयर प्रॉफिट। और उस पूरी प्रोसेस के अंदर 150-200 साल निकल गए। लेकिन 1960s, बाद में 70s और 80s में दुनिया को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई, बहुत गलती हमसे हो गई है बेसिकली। जो डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है इकोसिस्टम का, जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, अल्टीमेटली वो हमारे सर्वाइवल को ही जो है उसके ऊपर कोई एक डाउट हो गया है बेसिकली। क्योंकि इंसान नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं नेचर को प्रोटेक्ट करना का मतलब ये हुआ कि हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन हमें 1960s में थोड़ा थोड़ा होने लग गया था। और फिर थोड़ा वर्ल्ड लीडर्स अंडर यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करने लगे। और फाइनली ये डिसाइड किया गया 1972 में कि भाई ऐसा करते हैं, सभी को एक साथ बुलाते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अर्थ को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो वर्ल्ड का क्लाइमेट इंक्रीज हो रहा है उसको थोड़ा कम करना हो, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना हो, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल में करना हो। तो ऐसे मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और 1972 में फिर फाइनली एक मीटिंग होता है यूनाइटेड नेशन के अंडर में,
और वो मीटिंग होता है कहाँ पे, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में 1972 के अंदर, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये मीटिंग हुआ 1972 में स्टॉकहोम में, और वहाँ पे ये डिसाइड किया कि भाई अब अपने को सीरियस होने की ज़रूरत है। और इंदिरा गांधी जी वहाँ पे गई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो पिक्चर में। और जब इंदिरा गांधी जी वहाँ पे गई तो वर्ल्ड लीडर्स इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि इंडिया को जाना जाता था टाइगर पॉपुलेशन को लेके। जो टाइगर्स का नेचुरल हैबिटाट है इंडिया में, उसको लेके जाना जाता था। लेकिन इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो इंदिरा गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ वहाँ पे किया गया। तो जब वहाँ से आई, इंदिरा गांधी जी आई वहाँ से, तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स वगैरह को बुलाया और उनको कहा कि देखो भाई, मामला बहुत सीरियस हो गया है, इंटरनेशनल लेवल तक चला गया है, तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। 1972 में फिर हम लोग लेके आए वर्ल्ड अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की, अपने नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन से स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना है, वो सब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। और फिर 1973 में अगले साल हम लोग लेके आए प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में अगले ही साल। और उससे पहले हमारा जो नेशनल एनिमल हुआ करता था वो लायन हुआ करता था, तो उससे के बाद हम लोगों ने उसको टाइगर चेंज कर दिया बेसिकली अपने नेशनल एनिमल को। और प्रोजेक्ट टाइगर वहाँ से चला, बहुत सारे जगह को इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की गई, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए। तो काफ़ी कुछ काम हुआ इंडिया में उसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में, और काफ़ी सक्सेसफुल भी हम लोग एक्चुअली उसमें रहे हैं। लेकिन ये बात 1972 के बाद से शुरू हुई। उसके बाद भी जो है 15-20 साल तक कुछ खास हो नहीं पाया। लेकिन फाइनली 1992 के अंदर एक और मीटिंग हुआ ब्राज़ील में, जिसे अर्थ समिट कहते हैं दोस्तों। और ये अर्थ समिट एक ऐसा लैंडमार्क और एक वाटरशेड मोमेंट हो गया, जहां से आप ये कह सकते हो सब कुछ एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। 1972 का जो स्टॉकहोम था उसके अंदर कुछ खास नहीं हुआ था इंटरनेशनली, लेकिन 1992 के बाद जो अर्थ समिट हुआ ना, वो कमाल का एक समिट हुआ। और उस समिट में हम लोगों ने लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात किया। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसके हम लोगों ने बाद में UNFCCC भी बनाया। फिर बाद में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट, कैनकून, वो सब हम लोगों ने वहाँ पे किया। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी वहाँ पे बात हुआ। 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों ने CBD बनाया, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। और ये डिसाइड किया गया कि भाई अब हम लोग हर साल, बेसिकली हर साल हम लोग इस तरह की मीटिंग करेंगे, और बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद बेसिकली हर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, तो ये रियो के बाद इस तरह से मीटिंग होना शुरू हुआ। 5 जून 1992 को हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था सच। और 5 जून को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। हालांकि बाद में 1993 में इसको एक्चुअली एनफोर्स किया गया था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने CBD में की, और तब से लेके CBD के अंदर बहुत सारी मीटिंग हम लोगों ने की। तो ये जो दोस्तों कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट तो करना है, नेचर को तो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है नेचर का, राइट। नेचर का इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे सिर्फ बात नेचर को प्रोटेक्ट करने की भी नहीं है, यहाँ पे बात है ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने की। बायोडाइवर्सिटी के बिना दोस्तों हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अब ये मान के चलिए, जैसे भाई जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो पोलिनेशन करती हैं। पोलिनेशन करते हैं तो प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स आते हैं, उन पे बीज आते हैं, राइट। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस में अगर ये जो बीज हैं वो खत्म हो गई, तो क्या हमें को फूड मिल पाएगा? क्या वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी? आंसर इज नो। अगर कोरल रीफ, जो कोरल्स हैं, अगर वो खत्म हो गए, डैमेज हो गए, तो क्या हमें फिशेस मिल पाएंगी? कोस्टल सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फूड सिक्योरिटी हो। तो क्या वो कर पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आप जैसे बात कर सकते हैं,
दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं है, वो अपने आप में एक लिविंग, एक ब्रीदिंग एंटिटी है। वर्ल्ड का अराउंड 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है। तो अगर वो डैमेज हो गए तो ये पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमें तो नेचर से बहुत प्यार है और हमें तो इसलिए नेचर को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे बात अब खुद के सर्वाइवल की आ गई है। ये बिना टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोज, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, इसके बिना आप दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते। कितनी सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो हर साल एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जिनका हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बायोडाइवर्सिटी अगर रहेगी, जंगल रहेंगे, फ्लोरा फोना रहेगा, बैक्टीरियाज रहेंगे, भाई तभी हमें दवाइयाँ भी मिलेंगी। तो इंसान ने जब ये चीज़ को समझा तो हम लोगों ने डिसाइड किया 1992 में कि अब कुछ सीरियस हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। भाई बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किए बिना आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये हम लोगों ने रियलाइज़ कर लिया था। और बायो जो हमारी सीबीडी है बेसिकली 3 मेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ये जो सीबीडी की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, तो यहाँ पे 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है बेसिकली। एक प्रिंसिपल यहाँ पे होता है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। कैसे करोगे? आप नेशनल पार्क बना सकते हो, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हो, आप जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ओवरऑल बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट नहीं करना है, उसको डैमेज नहीं करना है, कंजर्व करके रखना है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करोगे तो फिर भाई इंसान का जो अस्तित्व है बेसिकली वो खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे प्रिंसिपल वेबसाइट पे लिखा है वो कहता है भैया सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए हम भी नेचर का ही इंटीग्रल पार्ट हैं, हम नेचर से तो अलग नहीं हैं। तो इसका मतलब जो नेचर के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं वो तो हमें यूज़ करनी ही पड़ेंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करनी भी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को हम लोग इस तरीके से यूज़ करें भाई कि वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल इन द सेंस कि वो हमारी नीड्स को भी पूरा कर सके और जो आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं फ्यूचर में उनकी नीड्स से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मतलब वो भी नेचर का यूज़ कर सकें। तो सस्टेनेबल यूज़ मतलब एक लॉन्ग टर्म यूज़। आप नेचर को यूज़ करो लेकिन उसको ओवर एक्सप्लॉइट मत करो। देखिए नेचर की भी कैपेसिटी होती है कि वो एक लिमिट तक खुद को रिजुविनेट कर सकता है, अपने बिगड़े हुए सिस्टम को वो रिपेयर कर सकता है, लेकिन वो एक लिमिट तक है। उससे ज़्यादा अगर आपने उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया तो वो पूरा इकोसिस्टम बेसिकली डिसबैलेंस हो जाता है और फिर वो एक चेन ऐसी चलती है कि आप उसको वापस नहीं कर सकते। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, वो चीज़ें डैमेज होती ही रहती हैं। तो सस्टेनेबल तरीके से बेसिकली हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करना है। तीसरा जो प्रिंसिपल आप यहाँ पे देख सकते हो वो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई कोई अमेरिकन कंपनी है जिसको दवाइयाँ बनानी हैं। अब वो दवाइयाँ कैसे बनाएगी? वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेगी। कोई अफ्रीका के अंदर कोई प्लांट हो तो ऐसा होता होगा, इंडिया में कोई ऐसा प्लांट होता होगा जिससे कोई पर्टिकुलर बीमारियां ठीक होती होंगी, तो उस प्लांट का या उस एनिमल का यूज़ करेंगी वो कंपनीज दवाइयाँ बनाने के लिए। तो वो नेचुरल रिसोर्स कहाँ का है? वो नेचुरल रिसोर्स तो अफ्रीका का है, वो नेचुरल रिसोर्स तो इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का, किसी कंट्री का भी हो सकता है। लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स से जो आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया या मेडिसिन दवाई बनाई है, उसका प्रॉफिट तो उस प्राइवेट अमेरिकन कंपनी को हो रहा है। तो सीबीडी ये कहता है कि अगर कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन अगर किसी दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके पैसा कमाता है, उसका कमर्शियल यूज़ करता है, तो उसको जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उसका कुछ प्रॉफिट वो लोकल कम्युनिटी के साथ या वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। इसे कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। ये जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब ये होता है जैसे आजकल हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं।
हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की को उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उसको फिर हम लोग नेचर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे पास जैसे बीटी कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हमारे पास है। उसके अलावा जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय पे भी हम लोगों ने बहुत सारी क्रॉप्स की हाई वैरायटी जो है वो हाई यील्ड वैरायटीज हम लोगों ने बनाई थी और वो इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन आजकल बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप जेनेटिक लेवल पे जाके भी किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। तो जब को आप इस तरह की चीज़ें करते हो ना, तो फिर वो किसी जगह पे जाके किसी और के नेचर को डैमेज भी कर सकती हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रिंसिपल थे बेसिकली, और इन तीनों प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए बाद में हम लोग अपने अपने दूसरे अग्रीमेंट लेके आए। जैसे हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल किया जिसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इसी बारे में बेसिकली बात करता है कि भाई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज हैं, अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो वो लोकल कम्युनिटीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए अंडर कार्टेजिना प्रोटोकॉल। फिर एक अलग हम लोगों ने नागोया प्रोटोकॉल बनाया। नागोया प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, जैसे आप इंडिया की बात करें, इंडिया में हल्दी जो है, हल्दी हम लोग मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करते हैं। किसी को चोट लग गई तो वहाँ पे हम लोगों ने हल्दी थोड़ा तेल लगा दिया, वो चोट ठीक हो जाती है। मतलब हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जब आप कई दिन तक बीमार होते हो तो मम्मी क्या करती हैं, रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डाल के दे देती हैं, है ना? और उससे क्या होता है, हमारी जो थोड़ी वीकनेस है वो दूर हो जाती है बेसिकली, है ना? तो इसका मतलब हल्दी के अंदर, हल्दी हमें स्ट्रेंथ भी दे सकती है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज है जो हम लोग बहुत सालों से यहाँ पे यूज़ करते आ रहे हैं। तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज का और इन ट्रेडिशनल लोकल रिसोर्सेज का अगर कोई कंपनी यूज़ करती है अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, तो नागोया प्रोटोकॉल के अंदर ये कहा गया कि वो कंपनी उस प्रॉफिट को शेयर करेंगी लोकल कम्युनिटी के साथ। उसके लिए फिर हम लोगों ने कुछ टारगेट भी सेट किए जिसको एचई टारगेट कहते हैं। तो बेसिकली सीबीडी को लेके सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रही। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना सीबीडी में, बेसिकली ये प्रॉब्लम हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट में है। और ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो है फंडिंग को लेके। फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली जो रिसोर्सेज यूज होते हैं ना, वो पुअर कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं। बेनिफिट किसको मिलता है? जो रिच कंट्री है, जो अमीर कंट्री हैं, क्योंकि उन्हीं कंपनी ही प्रोडक्ट बना रही हैं दुनिया भर में। वो लोग रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सवाल यहाँ पे फंडिंग का है। हर कोई अपनी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना चाहता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी भी हम लोगों को जो है वो जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के पास पैसा नहीं है अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फंडिंग की बात चली कि भाई फंडिंग कैसे होगी। शुरुआत में 1972 में हम लोगों ने एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनाई थी, जीईएफ जिसको बोलते हैं, और उसके थ्रू थोड़ा बहुत फंडिंग की बातें हो रही थी और थोड़ा बहुत फंडिंग अलग अलग कंट्रीज करती थी, और फिर वो उसको डेवलपिंग कंट्री के अंदर कुछ कुछ प्रोजेक्ट चलाया करती थी। लेकिन वो बहुत इफेक्टिव बेसिकली था नहीं। फिर हम लोगों ने 1992 के अंदर भी कुछ बनाया, और घूमते फिरते चलते फिरते जो है 2010 के अंदर एक फिर हम लोगों ने मीटिंग किया जिसे कैनकुन कहते हैं। तो आई थिंक इट वाज कोप 11, हाँ इट वाज आई थिंक कोप 11 जो हम लोगों ने 2010 के अंदर किया था। और उस कोप 11 के अंदर एक फंड की बात हम लोगों ने की, और वो फंड ये कहता था कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन पैसा देंगी, जिससे वो अपनी कंट्री में कुछ कुछ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ खास हो नहीं पाया था एक्चुअली, क्योंकि वो एक समय ऐसा था जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो ना तो क्लाइमेट चेंज को लेके और ना ही बायोडाइवर्सिटी को लेके उसमें कुछ खास हो पाया।
फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, नॉर्मल बातें होती रही। इंडिया ने भी अपने नेशनली हम लोगों ने खूब इनिशिएटिव्स लिए इसके लिए, थोड़ा आगे बात करूँगा उसके बारे में मैं। लेकिन 2022 में जो मीटिंग हुआ, 2022 में जो जिसे हम लोग कमिंग कहते हैं, कमिंग या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, वो हुआ। और उसके अंदर फिर हम लोगों ने ठीक ठाक अच्छा खासा बात किया। और जो कोप 15 हुआ था दोस्तों, लेट मी सी अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है कहीं। कोप 15 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने की, वो की हम लोगों ने बेसिकली पैसे को लेके और बायोडाइवर्सिटी की ओवरऑल प्रोटेक्शन को लेके। कोप 15 में हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात किया था ना, उसको हम लोग कहते हैं 30x30 टारगेट्स। यहाँ पे शायद वो, हाँ ये रहा, कोप 15 वाला है बेसिकली 30x30 अग्रीमेंट कहते हैं, 30x30 टारगेट्स कहते हैं। इस टारगेट का मतलब ये है, ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ क्या मतलब है इसका। 30x30, ये मैंने वाजीराम का वेबसाइट खोला हुआ है, कोई भी खोल सकते हो आप, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इस 30x30 का मतलब दोस्तों ये है कि 2030 तक दुनिया भर का 30% एरिया, जिसमें लैंड और ओशन दोनों इंक्लूड होंगे, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट मतलब उसको प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में लेके आना है, और हम लोग इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 30%, चाहे वो नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, हम उसके अंदर उसको लेके आएंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात जो है वो की गई, और इसके लिए 2030 का टारगेट हम लोगों ने रखा। ठीक है, फिलहाल दुनिया में 17% लैंड ऐसी है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर में आती है, और 10% मरीन एरिया मतलब ओशियंस वगैरह ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं। इस 17 को 10% को हम लोगों ने इंक्रीज करना है 30 तक। तो 13% को लैंड पे करना है, और बाकी 20% हम लोगों को ओशन में करना है। ये एक टारगेट हम लोगों ने वहां पे रखा था। अब ये टारगेट कितना अचीव हो पाएगा वो तो अब इसके अंदर 5-6 साल बचे हुए हैं, लेट्स सी वो जल्दी हो जाए। एक हम लोगों ने टारगेट रखा। दूसरा जो टारगेट हम लोगों ने रखा वो ये था कि हर साल जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो लगभग $200 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर जो हैं, एक फंड बनाएंगी। उस फंड के अंदर उसको जमा करवाएंगी, और उस फंड से फिर बाद में डेवलपिंग कंट्रीज को धीरे धीरे करके पैसा जाएगा। ये हम लोगों ने कोप 15 में मेजर बातें की थी। अब जो कोप 16 हुआ है अभी तो 2024 के अंदर, इसमें भी 2-3 चीजें हुई। सबसे बड़ी बात जो कोप 16 के अंदर हुई वो यही है कि भाई वो जो फंड है $200 बिलियन वाला, वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि 2030 तक आपको टारगेट अचीव करना है। और डेवलपिंग कंट्री ने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमारे पास खुद कैपेसिटी नहीं है ये सब करने का, तो आप लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे आप डायरेक्ट हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें या फिर यूनाइटेड नेशन के थ्रू हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें, ऐसा बेसिकली उस समय बोल दिया गया। एक बात और जो कोप 16 अभी कोलंबिया में हुई है, उसको कहा जाता है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। इसके अंदर ये होता है बेसिकली, बहुत सारे स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना, बैक्टीरियाज वगैरह हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर है। और ये जो फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक कंपनीज वगैरह होती हैं, वो इन सीक्वेंस का फायदा उठाती हैं और इनके बेसिस पे दवाइयाँ बनाती हैं। उस दवाइयों से फिर ये करोड़ों रुपये जो है वो प्रॉफिट में कमाती हैं। तो एक तो इन्होंने यही बात किया कि अगर कोई कंपनी उन डिजिटल सीक्वेंस का यूज़ करके बेनिफिट कमाती है, तो उसको भी कुछ प्रॉफिट जो है वो शेयर करना पड़ेगा दूसरी कंपनीज के साथ। ऐसा बात हुआ है। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि कोई कंक्रीट स्टेप बेसिकली नहीं लिया गया है कोप 16 के अंदर भी। लेकिन हाँ, क्योंकि 2030 का टारगेट रखा गया है, तो शायद अब कुछ जल्दी हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो कोप 16 के अंदर ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। एक्चुअली लास्ट टाइम भी हो गई थी ये बात, लेकिन इस बार थोड़ा और हुई कि हर कंट्री अपना टारगेट बताएंगी कि भाई आप खुद कितना डाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पेरिस अग्रीमेंट में किया था क्लाइमेट चेंज को लेके, जिसे हम लोग NDC कहते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। हर कंट्री अपना अपना टारगेट बताती है कि भाई हम लोग इतना इतना प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी को लेके भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वॉलंटरली ये कंट्रीज सामने आती हैं और खुद बताती हैं कि हम लोग कितना बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इंडिया ने उस कॉन्टेक्स्ट में अपना अपना टारगेट जो है यहाँ पे रखा है। दिखा देता हूँ आपको इंडिया का टारगेट भी मैं, मतलब इंडिया ने क्या किया है। बेसिकली इंडिया का प्लान ये है कि 2025 से लेकर 2030 तक 81,664 करोड़ रुपीस हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएंगे। 2018 और 2022 के बीच में हमारी कंट्री ने 32,207 करोड़ रुपया जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट के अंदर लगाया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतना लगाया हम लोगों ने, कुछ ना कुछ तो बेटर हुआ ही होगा। डेफिनेटली इंडिया ने कुछ कुछ केसेस में काफ़ी अच्छा काम किया है। कुछ जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ थे, जैसे एलिफेंट हुआ, लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, या फिर आप कह लीजिए कि जो स्नो लेपर्ड होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे जो मेजर मेजर स्पीसीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन में हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है डेफिनेटली, लेकिन बाकी जगह पे जो है इंडिया काफ़ी पिछड़ गया है। और रिसेंटली अभी एक ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स रिलीज हुआ 2024 के अंदर, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर एक्चुअली। 180 कंट्री में से 176 हमारा नंबर है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए। हमारे साथ जो कंट्री हैं वो हैं आपका किरीबाती, टर्की, इराक और कुछ माइक्रोनेशिया वगैरह। ये कंट्री ऐसी हैं भाई जो अपने साथ ही हैं, बेसिकली अपने से नीचे हैं बेसिकली, और काफ़ी ख़राब हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। उस परफॉर्मेंस करने का जो कुछ कुछ रीज़न है वो जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया वो यही है कि इंडिया में 53% लैंड ऐसी है जो आज के समय में नेचुरल है ही नहीं। या तो उसको उसको हम लोगों ने अर्बनाइजेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया, या एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने यूज़ कर दिया। 47% लैंड ही ऐसी है जो कि नेचुरल फॉर्म में है, जो कि उसमें से बहुत सारी फर्टाइल नहीं है, वो सब करके। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज जो है वो इंडिया में इसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से जिस तरह से हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। उसके अलावा जो सोइल पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में रही। सोइल हमारी काफ़ी ख़राब है, और वो सब रीज़न इन्होंने बताया यहाँ पे। उसके अलावा जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये भी डैमेज करते हैं हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने बताई। हैबिटाट लॉस हुआ, फ्रेगमेंटेशन रिस्क रहता है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है 2001 से 2019 के बीच में इंडिया में 23,300 स्क्वायर किलोमीटर जंगल है वो पूरी तरह से उड़ा दिया गया है भाई, पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। और ये तो उसके बाद की रिपोर्ट, अगर 2019 के बाद की रिपोर्ट देखो तो हालत और भी ख़राब है। तो even though 40% of the marine species and 65% of the terrestrial species are located within the protected area, मतलब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 40% मरीन स्पीसीज इंडिया में और 65% जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर में आती हैं, उसके बावजूद भी इनका डैमेज हो रहा है। तब सोच सकते हो इंडिया में किस तरह से, किस बड़े लेवल पे इलीगल पोचिंग, इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग होती है भाई। प्रोटेक्टेड एरियाज में रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे हालत इतनी ख़राब है कि हम लोग इसको लगातार डैमेज कर रहे हैं। तो बेसिकली कोप 16 में आप ये कह लेके चलते हो कि कोप 15 के मुद्दे को ही हम लोग आगे लेके गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा यूनिक कॉन्क्रीट स्टेप कोप 16 के अंदर हम लोगों ने नहीं लिया है। बट यस, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट तो करना ही है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो भाई फिर आप खुद का जीवन भी खतरे में है ना। इंसान पावरफुल तो बहुत स्पीसी है, बहुत पावरफुल स्पीसीज़ है। इंसान एक बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज़ भी है, लेकिन इंसान एक बहुत वाइज और समझदार स्पीसीज़ नहीं है। इंटेलिजेंट और समझदार होने में फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट तो हम लोग इतने हैं कि हम लोगों ने एक से एक बीमारी का इलाज हम लोगों ने निकाल लिया है। हम लोग मार्स पे ह्यूमन भेजने की बात कर रहे हैं, चांद पे हम लोग ह्यूमंस भेज चुके हैं। हम लोग ऐसे ऐसे सैटेलाइट बना दी हैं जो आउट ऑफ सोलर सिस्टम चले गए। इतने इंटेलिजेंट हैं हम लोग, लेकिन हम लोग वाइज नहीं हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे वेपन्स बना दिए जो खुद हमें ही बर्बाद कर देंगे, हमें ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम लोग ऐसे केमिकल्स निकाल रहे हैं, ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज लगा रही हैं जो अल्टीमेटली ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देंगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अपने एक्सटिंक्शन का कारण हम लोग खुद बन रहे हैं। तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते हम लोग वाइज हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ आवाज़ें ऐसी ज़रूर आती हैं जब हमें लगता है कि यस, कुछ इंसान हैं ऐसे जो कि ओवरऑल सोचते हैं नेचर के बारे में, और इंसान भी नेचर का ही इंटीग्रल पार्ट है ऑब्वियसली।
तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कुछ कुछ बातें होती हैं। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं बेसिकली वो आउट ऑफ लव नहीं हो रही हैं कि भाई हमें नेचर से बहुत प्रेम है इसलिए हम लोग इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ डर गए हैं, खुद हम लोग डर गए हैं और उस डर के मारे हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं क्या, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगा। तो नेचर की प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है कि वो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। चलो इसी बहाने से सही प्रोटेक्शन तो हो रही है ना कम से कम, लेकिन वो बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो वो थोड़ा जो है डिस्कस जो है इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे करना था। और आई होप कुछ कुछ बातें आपको, शायद मोस्टली बातें आपको पहले से पता होंगी इसके बारे में अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, और कुछ बातें शायद इस वीडियो के थ्रू आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो जनरल सा टॉपिक था, और जनरली चाहे आप सीबीडी की बात करें, यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करें, तो इनके जितने भी कोप होते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एज अ जनरल भी, एज अ सिटीज़न, अवेयर सिटीज़न ऑफ दिस अर्थ, हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उस कॉन्टेक्ट में वीडियो डिस्कस आपसे मुझे करना था इस वीडियो में। आई होप कुछ 1-2% आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर कुछ हम लोगों ने इसमें बेनिफिट मिला होगा आपको। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी इस तरह की और जो जनरल डिस्कशन है मैं फ्यूचर में लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पता नहीं है कितना लेंथ इस वीडियो का हुआ है, बट जितना भी हुआ डजेंट मैटर, इनफॉर्मल सा डिस्कशन था। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप किस टॉपिक पे चाहते हो फ्यूचर में कि डिस्कशन हो, बात हो, तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे मुझे बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।